ईरान के इसराइल पर हमले पर भारत का बयान। ईरान के इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले के बाद लड़ाई का एक और मोर्चा खुलने का डर पैदा हो गया है। पहले ही वैश्विक तनाव से जूझ रही दुनिया में इस घटना ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर से ईरान के हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल उकसावे की कार्रवाई जारी रखता है तो इसके गंभीर अंजाम होंगे। ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक बुलाई गई है। परिषद ईरान के हमले की कड़ी निंदा करे और ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकी संगठन घोषित करे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाकात कर हालात पर चर्चा की। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने इसराइल पर हमला किया है, जिसमें इसराइल के एक सैन्य बेस को नुकसान पहुंचने की खबर है। अमेरिका की नौसेना ने कई ड्रोन्स को तबाह किया है। वहीं इसराइल के आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। चंद्रयान 4 की तैयारी में लगा इसरो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसरो से प्रभावित हैं। वे भी इसमें रुचि दिखा रही हैं। अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वह इसरो बनाएगा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। यह बात एनआईटी हमीरपुर में इसरो के वैज्ञानिक समनीत ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर के वार्षिक टेक फेस्ट निम्बस कार्यक्रम में कही। इसमें इसरो के वैज्ञानिक भी आए हैं। फेस्ट में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब आपस में कार्य करती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समनीत ठाकुर जिला बिलासपुर के बरठीन के रहने वाले हैं और बरठीन से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही देश के लिए कुछ अलग करने की इच्छा थी। स्पेस विज्ञान का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन में बहुत सहायता करता है। इसरो प्लेनेटरी मिशन में चुनौती और सफलताएं दोनों होती हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने के बाद इसरो में प्लान बनाया कि संपर्क टूटने के क्या कारण थे। अच्छे से मूल्यांकन के बाद लैंडिंग मॉड्यूल को रीडिजाइन किया गया। अयोध्या के लिए 4 शहरों की हवाई सेवाएं ठप। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से बीते एक माह में 4 शहरों की सीधी विमान सेवाएं ठप हो गई हैं। इनमें कुछ ऐसी भी फ्लाइट हैं जो शुरू होने के बाद एक सप्ताह भी सही से नहीं चली। ऐसे में अब कनेक्टिंग फ्लाइट के सहारे यात्रियों को हवाई सफर करना पड़ रहा है। इसके चलते किराए पर भी असर देखने को मिल रहा है। इन विमान सेवाओं के ठप होने की वजह यात्रियों की कमी बताई जा रही है। 9 फरवरी को रामनगरी से स्पाइसजेट ने जयपुर, दरभंगा और पटना समेत 6 शहरों की सीधी विमान सेवाएं शुरू की थी। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद एक ही माह में एक साथ कई शहरों की फ्लाइट शुरू होने से रामनगरी की एयर कनेक्टिविटी खासा बेहतर हो गई थी। धीरे धीरे यात्रियों की कमी ने एयरलाइन कंपनी को विमान सेवाएं ठप करने पर मजबूर कर दिया। यही हाल देहरादून की फ्लाइट का भी हुआ। 6 मार्च को देहरादून एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए एलायंस एयर का विमान रवाना किया था। ये फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अयोध्या आनी थी, लेकिन शुरुआती एक सप्ताह के बाद ये विमान सेवा ठप हो गई। किसान योजना की 17वीं किस्त पर अपडेट। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार चुनाव के बाद जून या जुलाई महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर सकती है। हालांकि किस्त के पैसे कब ट्रांसफर होंगे, इसको लेकर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। वहीं कई किसानों का यह भी सवाल है कि किन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त मिलेगी और किन्हें नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि वे किसान जिन्होंने योजना में अभी तक भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ईकेवाईसी नहीं कराई है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्कीम का लाभ पाना चाहते हैं, ऐसे में आपको जल्द से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी और भूलेखों का सत्यापन करा लेना चाहिए। मई से 30 जून तक शुरू होंगे गैस के बिजली संयंत्र। मौसम विभाग के इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी को देखते हुए केंद्र सरकार अभी से सक्रिय हो गई है। गर्मी में लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई तरह के इंतजाम कर रही है। बिजली मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सभी गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टेशनों को 1 मई से 30 जून तक
अपने संयंत्रों को शुरू करने का निर्देश दिया है। गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टेशनों के एक बड़े हिस्से का वर्तमान में मुख्यतः व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल से जून में 260 गीगावाट अधिकतम बिजली मांग का अनुमान लगाया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मंत्रालय के अनुसार यह आदेश 1 मई से 30 जून तक बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लिए वैध रहेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने इस संदर्भ में कई बैठकें कर गर्मी के मौसम में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सर्वर डाउन होने से मरीज हो रहे परेशान। कीर्ति नगर से मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजन परेशान थे। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे से लगातार 102 नंबर पर एम्बुलेंस सुविधा के लिए फोन कर रहे थे। 20 से 30 मिनट परेशान होने के बाद संपर्क हुआ और एम्बुलेंस पहुंची। मरीज को रमेश नगर के पास एक अस्पताल में पहुंचाना था। एम्बुलेंस मरीज को लेकर करीब 1 किलोमीटर ही चली होगी कि अचानक मोती नगर लाल बत्ती के पास पहिया मुड़ गया। गनीमत रही कि अचानक झटके से रुकी एम्बुलेंस में मरीज को नुकसान नहीं हुआ। मजबूरन मरीज को दूसरे वाहन से अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। परिजनों की माने तो पिछले 1 सप्ताह से एम्बुलेंस सुविधा का सर्वर डाउन है। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस आई थी, लेकिन उसकी स्थिति भी खराब है। ऐसे वाहनों के कारण मरीजों की समस्या बढ़ रही है। वहीं इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास एम्बुलेंस सेवा के लिए 240 वाहन हैं। इनमें से 50 वाहनों को पिछले साल ही जोड़ा या बदला गया है। अन्य वाहनों को जरूरत के आधार पर बदलने या जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी है। इसे लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पश्चिमी यूपी समेत कई हिस्सों में बारिश व ओला के आसार। पश्चिमी यूपी में आज कई स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। सुबह से हवा चलने के साथ ही आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, जीबी नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, संभल जिलों और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवा का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को झांसी और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी। वहीं इटावा, गाजीपुर, हरदोई, हमीरपुर, कानपुर और आसपास भी बरसात रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम सुहावना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लोग गर्मी और उमस से बेहाल थे। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। लगातार दूसरे दिन मौसम सुहावना होने से लोगों को राहत बनी हुई है। गेहूं की कट्टी फसल के साथ आम के लिए भी यह ओलावृष्टि नुकसानदायक साबित होगी। भारत और इस्राइल के बीच रद्द होंगी उड़ानें। ईरान और इस्राइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनियां बड़ा फैसला ले सकती हैं। खबर है कि भारत और इस्राइल के बीच आने जाने वाली उड़ानें रद्द की जा सकती हैं। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्राइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार भारत और इस्राइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों के रद्द होने की संभावना है और इस बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी एयर इंडिया का कहना है कि हम मध्य पूर्व के हालातों पर करीबी से नजर रख रहे हैं। बता दें कि एयर इंडिया द्वारा यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में उड़ानों का संचालन किया जाता है। एयर इंडिया का कहना है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ाने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया जा सकता है। उधर विमानन कंपनी विस्तारा ने ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने की घोषणा की है। कंपनी ने यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के लिए फ्लाइट्स का रूट बदला है। टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम या टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण शनिवार को राजस्थान में किया गया। देश में ही मेक इन इंडिया अभियान के तहत बने इस मिसाइल सिस्टम को कहीं भी ले जाया जा सकता है। सफल परीक्षण के बाद अब टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम के सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि
इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। इस प्रणाली में MPATGM, लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और एक अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण के लिए DRDO और भारतीय सेना की प्रशंसा की और इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया।